नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। गोल्ड 3 लाख रुपीस पर 10 ग्राम और चांदी 6 लाख रुपए किलो पहुंच सकती है। अब ये सिर्फ अफवाह है या फिर इसमें कुछ वास्तविकता भी है, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोगों को जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स बताए जाते हैं कि गोल्ड आने वाले टाइम में गिर सकता है या बढ़ सकता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स क्या है दोस्तों? तो जब भी हम लोग गोल्ड की बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि अब जो है गोल्ड इसके लिए बढ़ रहा है क्योंकि यूएस फेड जो है उसने अपने इंटरेस्ट रेट लगातार जो है घटाए हैं। इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। उसके बाद में एक और पर्सपेक्टिव बताया जाता है कि जो सीएमई है वो कहीं ना कहीं अमेरिका में मार्जिन जो है बढ़ा रहा है। इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं। कहीं कहीं पे सिल्वर से रिलेटेड पर्सपेक्टिव ये रखे जाते हैं कि एक बैटरी जो है वो बन रही है, उसमें जो है 1 किलो सिल्वर लगेगा, इंक्लूडिंग मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म में आप मेन स्ट्रीम मीडिया, हम जैसे यूट्यूबर और मेरे जैसे और यूट्यूबर के द्वारा जो है सुनते होंगे। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में कोई ये नहीं बता सकता कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि गोल्ड के प्राइसेस क्या वाकई में 3 लाख रुपए पर 10 ग्राम जा सकते हैं और चांदी के प्राइसेस क्या 6 लाख रुपए पर 10 ग्राम जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसके पीछे जो है क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहला कारण दोस्तों हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो वो है यूएसए। यूएसए के ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा आप सिर्फ इस चीज से समझ सकते हो कि हमारी जो जीडीपी है भारत की वो 4 ट्रिलियन डॉलर की है और हम लोग जो है दुनिया की चौथी जो है जीडीपी है। अब दुनिया की चौथी जीडीपी होने के बावजूद जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर की है और अमेरिका के ऊपर कर्जा जो है 38 ट्रिलियन डॉलर का है। मतलब ये कर्जा कई गुना ज्यादा जो है एक देश से ज्यादा है। इसके बाद में दोस्तों अमेरिका के ऊपर ये जो कर्जा है, अगर ये ऐसा का ऐसा बना रहा तो आज से 10 साल बाद अमेरिका में जितने डॉलर छापे जाएंगे उसमें से आधे डॉलर जो है सिर्फ कर्जे की जो ब्याज है वो चुकाने में जाएंगे। यानी कि सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका को खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ अपना ब्याज चुकाने के लिए जो उसके ऊपर कर्जा है। अब इसी के पीछे जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो है इन चीजों को बदलना चाहते हैं या इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों ये हुई यूएस के कर्ज की बात। दूसरी बात, यूएसए का जो S&P 500 है उसमें जो दोस्तों 37% वेटेज जो रखती है वो सिर्फ 7 कंपनियां रखती है। अगर उन 7 कंपनियों का मैं नाम अगर आप लोगों को बता दूं तो उसमें से एक कंपनी है मेटा, दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरी है एनवीडिया, चौथी है एप्पल, पांचवी है टेस्ला, उसके बाद में अमेजॉन, उसके बाद में अल्फाबेट। तो ये सारी कंपनियां जो है वहां की टेक कंपनियां हैं और ये टेक कंपनियां कहीं ना कहीं अब एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है और जब ये एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इन कंपनियों में भारी निवेश जो है यूएसए में लगा है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात हो रही है कि ये एआई एक बबल है। क्यों? क्योंकि 2030 तक जो है एआई सिर्फ ट्रेन होगा और एआई जब ट्रेन हो जाएगा 2031 के बाद में तब हम लोगों को एआई ये जो बबल है इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हम लोगों को जरूरत होगी, अभी जनरेटिव एआई चल रहा है, उसके बाद में जो है सिलेक्टिव एआई की जरूरत पड़ेगी, ऐसा जो है लोग मानते हैं। अब इन सारी कंपनियों को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? ताइवान की एक कंपनी की। इस कंपनी का नाम है टीएसएमसी। अब ये जो टीएसएमसी है ये क्या करती है आप लोगों को शायद पता ही होगा, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। अब ये जो कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है ये कंपनी खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि चाइना जो है ताइवान के ऊपर अग्रेशन दिखा रहा है। 1 तारीख को जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने ये कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ताइवान को कब्जाना और इससे हमें जो है कोई भी रोक नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये 7-8 कंपनियां जो है या 5-6 कंपनियां जो है ये कहीं ना कहीं खतरे में है और इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को काफी ज्यादा जो है बढ़त देखने के लिए मिल सकती है अगर ये एआई बबल फूटता है तो। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यह है दोस्तों कि 2022 में जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो लोगों को लगा था कि रशिया और यूक्रेन जो है वॉर में उतरे हैं, एक आध साल में वॉर खत्म हो जाएगी, रशिया जो है आधे से ज्यादा यूक्रेन जो है कब्जा लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसा जो है लोगों ने सोचा था। लेकिन आज दुनिया भर में वॉरफेयर जो है ऐसे नहीं चलती। दुनिया भर में जो वॉरफेयर आज की डेट में चल रही है वो लंबी खींच रही है, जितना टाइम है उससे ज्यादा खींच रही है। आज 4 साल से ज्यादा होने को है रशिया यूक्रेन वॉर को और इस वॉर की वजह से जो है दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ा और आर्थिक मंदी आने तक की भी बात हुई है।
और इसी के साथ साथ जापान जैसी कंट्री जहां पे इंटरेस्ट रेट माइनस हुआ करते थे, अब वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट रेट को 1% से ज्यादा की ओर ले जाने की कोशिश करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये जो रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, लेकिन रशिया के जो रिजर्व थे, जो फॉरेन रिजर्व थे, वो अमेरिका में जमा जमा होते हैं। अब अमेरिका ने $300 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो है रशिया के जब्त कर लिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंक्स थे वो डर में आ गए। पहले अमेरिका क्या करता था, डॉलर का वेपनाइजेशन तो करता था, लेकिन किसी देश पे सैंक्शन लगा देता था या फिर किसी देश के में स्विफ्ट का जो है उपयोग बंद करवा देता था। लेकिन अब सीधा सीधा जो है फॉरेन रिजर्व के ऊपर बात उठी। तो आज से जब 10 साल पहले जो सेंट्रल बैंक्स हुआ करते थे दुनिया भर के, वो धीरे धीरे जो है गोल्ड के जब प्राइसेस बढ़ते थे तो अपना सोना जो है बेच देते थे। लेकिन अब सिनारियो उल्टा हो गया है। अब जब जब गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक चुपचाप अपने पास में गोल्ड खरीद कर रखते हैं और उतने ही डॉलर जो है बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉलर हम लोगों को खतरे में दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं डॉलर का डी डॉलराइजेशन होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या फिर अभी नहीं बढ़ेंगे, अभी क्रैश होंगे। ये आप लोगों को समझना होगा कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला जो है किस्सा रहेगा। बिट कम से कम जो है ये 2032 तक खिंचता हुआ मामला हम लोगों को नजर आता है। अब हम लोगों को सीधा सीधा डायरेक्ट यही दिखा देता है कि ये जो है एक टाइप की कोल्ड वॉर है जो अमेरिका और चाइना के बीच में खेली जा रही है। अब चाइना के इसमें क्या पर्सपेक्टिव है मैं आप लोगों को बताता हूँ। चाइना चाहता है ताइवान का एनेक्सेशन करना और ये उसका प्राइमरी एजेंडा है। अब चाइना ये भी चाहता है कि दुनिया भर की कमोडिटीज है उसके ऊपर कंट्रोल जो हो चाइना का हो। जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा कि 1 जनवरी से जो है चाइना सिल्वर का एक्सपोर्ट बैन कर देगा। तो 2011 में भी पहले एक बार ऐसा हुआ था कि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो है एक्सपोर्ट बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अचानक खोल दिया था। ऐसा ही कुछ सिल्वर में भी अभी हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है कि सिल्वर को कहीं ना कहीं जो है चाइना कंट्रोल में रखना चाहता है अपने, साथ ही साथ गोल्ड को भी वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया। रेयर अर्थ इन मिनरल्स में 90% जो दुनिया का एक्सपोर्ट है वो चाइना के हाथ में है। सिल्वर में तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट के मामले में चाइना है। उसके बाद में अगर गोल्ड की बात करें तो दुनिया का 15% गोल्ड जो है चाइना प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम लोगों को ये चीजें नहीं पता होती। चाइना जो है अपना गोल्ड बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं करता, उल्टा और दूसरे देशों से जो है गोल्ड इंपोर्ट करता है, सिंगापुर वगैरह के रास्ते से। तो चाइना कहीं ना कहीं जो है कमोडिटी को अपने वश में रखना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है अपने आप को जो है कहीं ना कहीं दुनिया का आज भी जो है टॉप लेवल का जो है अधिकारी मानने के लिए बनाना चाहता है दुनिया को। अब ये क्या करना चाहता है, ये कमोडिटीज को गिराना चाहता है। क्यों गिराना चाहता है, क्योंकि अगर कमोडिटीज गिरेगी नहीं तो ऐसे ही कमोडिटीज में पैसा जाते रहेगा, और जब कमोडिटीज में पैसा ऐसे ही जाते रहेगा तो कमोडिटी में पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और ये जो पैसा है यूएस के बॉन्ड, उनकी ट्रेजरीज और उसके बाद में उनकी जो इक्विटीज है, जैसे ये कंपनियों के मैंने नाम बताया आप लोगों को, तो उसमें ये पैसा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर जो है $38 ट्रिलियन का तो पहले ही कर्जा है, और फिर से ये अगर बॉन्ड और इक्विटीज में पैसा नहीं आएगा तो अमेरिका के ऊपर ये जो संकट है ये गहराता जाएगा। इसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है, अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा कि ज्यादातर हमारे भारत के आजू बाजू के देशों की जो सरकारें हैं वो स्टेबल नहीं है। बांग्लादेश में सरकार स्टेबल नहीं है, म्यांमार में सरकार स्टेबल नहीं है, चाइना में सरकार स्टेबल है क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, और रशिया में सरकार स्टेबल है क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो गरीब देश है, उसके बारे में क्या ही बोलना। उसके बाद में आसपास के जितने भी देश है, कंबोडिया ले लीजिए, उसके बाद में थाईलैंड ले लीजिए, वहां पे अशांति है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में अभी तक सिर्फ 2 देश थे जो शांति प्रिय थे या फिर जहां पे शांति थी। वो 2 देश थे सऊदी अरेबिया और यूएई। सऊदी अरेबिया ने भी कहीं ना कहीं यूएई को अभी जो है धमकी दे दी 2 दिन पहले कि आपके यमन में जितने भी आपके एसेट्स वगैरह हो आप लेके जाइए और यमन को जो है खाली कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि अब जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक मुद्दा जो है गर्माता हुआ नजर आता है। इसके बाद में इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल वैसे भी जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ ही रहा है। उसमें ईरान भी आ गया है, इराक भी आ गया है, सीरिया भी आ गया है, इसी के साथ साथ लेबनान भी आ गया है, गाजा भी आ गया है। उसके बाद में अब इजराइल नया एक फ्रंट खोलने जा रहा है टर्की के खिलाफ, जिसमें साइप्रस है और ग्रीस है, ऐसे 2-3 देश हैं और खुद इजराइल है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है अभी गर्माता जा रहा है। बीच में आपने नाइजीरिया का भी किस्सा सुना होगा कि नाइजीरिया के ऊपर जो है अमेरिका ने बॉम्बिंग की है, और वेनेजुएला
और अमेरिका, ये दो देश जो है बहुत बड़ा खतरा आगे आते हुए हम लोगों को नजर आते हैं। क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर अगर अमेरिका ने बहुत ज्यादा जो है प्रेशर बनाया, तो वेनेजुएला के लिए रशिया जो है कमिटेड है कि हम आपके बचाव के लिए आएंगे। और जब रशिया अगर कमिटमेंट कर दिया है तो बचाव के लिए आएंगे, तो रशिया बिल्कुल पहुंचेगा। और रशिया अगर वेनेजुएला को बचाने के लिए पहुंचता है, तो दुनिया हम लोगों को 3 धड़ों में बंटती हुई नजर आएगी। एक धड़ा होगा अमेरिका, दूसरा होगा रशिया, तीसरा होगा चाइना। तो कहीं ना कहीं दुनिया में अभी 10 से ज्यादा वॉर जो है शुरू हो सकती है। और अमेरिका कहीं ना कहीं ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल जमाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप अपने पास में कितनी भी कमोडिटी जमा कर लीजिए, कितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, लेकिन आप लोगों को जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ ऑयल की, या फिर क्रूड ऑयल की, या फिर कोल की। क्योंकि एनर्जी की जरूरत आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए पड़नी ही पड़नी है, और उधर कमोडिटी की जरूरत आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए पड़नी ही पड़नी है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो वॉर है दो देशों में हम लोगों को कोल्ड वॉर की तरह जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन दुनिया में कभी भी 10 वॉर जो है स्टार्ट हो सकती है। वो 10 वॉर कौन सी है, मैं आगे चल के आप लोगों को कभी स्पेशल वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वजह से दोस्तों, हम लोगों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में गोल्ड के प्राइसेस 3 लाख रुपए तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसका पीछा करते हुए चांदी हम लोगों को 6 लाख रुपए तक पहुंचती हुई नजर आ सकती है पर केजी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों, सिनारियो कभी भी चेंज हो सकते हैं। अभी हम लोगों को दिख रहा है कि जो चाइना है ताइवान के आसपास जो है मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। पता चले कल उसने विड्रॉल कर ली, पता चले कल इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, या फिर इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर कुछ कर दिया, बांग्लादेश को मारपीट दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं भी कभी भी सिनारियो जो है चेंज हो सकते हैं। और ये जो सिनारियो है, ये शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन ये होगा, ये तय जो है दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और जियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो भी चीजें बता रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, सारे चीजों का कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को ये समझना है, सिर्फ रशिया और यूक्रेन की एक वॉर शुरू हुई थी, इसकी वजह से सारी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन बढ़ा था। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो अब गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ जाएंगे जब दुनिया में 10 वॉर शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, यही था आज का एनालिसिस। आपको उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ 50 मेंबर होंगे और ये महीने की चार्जेबल कम्युनिटी होगी। अभी जस्ट इसकी शुरुआत हो रही है। आगे इस कम्युनिटी में मैं बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में एक बार जो है वीडियो कॉल पे सारे मेंबर से जो है बात हो सके। तो इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए ओनली 39 मेंबर्स की सीट खाली है, और आप लोगों को इसके लिए मंथली चार्जेस पेड करने होंगे। अगर आप इस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप जाके सिर्फ हाई कर सकते हैं। मैं सारी डिटेल आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।